आज की चर्चा मैं अनिल सिन्हा से ही शुरू करती हूँ कि अनिल जी, आज की जो ये प्रक्रिया है, स्टे तो नहीं लगाई उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर जिस तरीके से नोटिस दिया है केंद्र सरकार को, उस पर क्या कहेंगे कि क्या अब ये कानून को सेट असाइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, जो चुनाव आयोग की नियुक्ति है? देखिए, एक तो मुझको लग रहा है क्या कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट में क्या जल्दी थी, और जिस तरह से आपने प्रोसीड्यूर फॉलो किया, 6 के बदले 10 नाम क्यों नहीं दिया, और 200 नाम जो है 2 घंटे के अंदर जो है तय करना था, तो उसमें से सेलेक्ट करना था, तो वो तो क्वेश्चन किया, लेकिन वो मोटिव जो उनका इंटेंशन था गवर्नमेंट का, उसमें अंत तक गए नहीं गए, मतलब अदालत नहीं गई। ये थोड़ा सा हमको लग रहा है क्या कि ये निश्चित तौर पर आगे संभावना है क्या कि वो जो अनूप बर्णवाल में जो दिया था वहां सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन ये तब तक लेट हो चुका होगा ना। मतलब हमको सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जेंसी काम, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपका वो खुद ही कहा, उसी प्रोसीडिंग में उन्होंने कहा कि न्याय करते हुए भी दिखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो है उसके बाद भी न्याय करते हुए, इसमें हमको लग नहीं रहा है क्या कि कहीं न कहीं मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक होता रहा है कि मतलब वो कमेंट करेगा, स्ट्रिक्चर्स भी दिए हैं, लेकिन जजमेंट जो है वो ऑपरेटिव जो उसका पार्ट होगा वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होगा। स्टे लगाना अभी बहुत जरूरी था। और वो जो है, आप देखिए कि स्ट्रिक्चर्स वगैरह किस पे काम करता है। कोई भी सेंसिटिव गवर्नमेंट होती है जो आमादा है कि कानून तोड़ने के लिए, डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए, तो ये जो अर्जेंसी है इसको सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज किया, ऐसा मुझको लगता है, जो कि लोगों ने कहा भी। लेकिन उनका एक दायरा है लीगल बोलने वालों को, हम लोगों को तो कोई लीगल दायरा का सवाल नहीं। हम लोग तो जो डेमोक्रेटिक जो फ्रेमवर्क है उसका ना, जिस पर कि उन्होंने रेस्पॉन्ड किया, जब पारेख ने कहा, संजय पारेख ने, कि ये जो है डेमोक्रेसी को खत्म करने वाला है, तो फिर उस पर उन्होंने नोटिस भेजा। लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म करने का जो ये अभियान है वो अभी चालू है, ये नहीं कोर्ट नहीं संज्ञान ले रही है ना। इससे वो सहमति हुई उसकी कि ये बात है, इसमें दम है, मतलब वो, और वो प्रोसीजर पर भी जिस तरह का कमेंट्स किए जस्टिस ने, उस या बेंच ने, तो उससे ये लगता है क्या कि उसको इनका जो काम चल रहा है, प्रहार है, उसको समझ रहे हैं वो। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया। तो मैं कहूँगा इसको, मतलब कि एक तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब लैकिंग जिसको आप कहते हैं कि वो इसमें चूक गए। उनको पता नहीं है कि 4 जून में अगर ये सरकार आ गई तो इसकी नौबत नहीं आएगी वो सेट असाइड करें या ना करें। अरे आपका बकायदा आपका जजमेंट है, उसके खिलाफ एक कानून ले आए, और आनन फानन में उसको कैसे पास हुआ आप देख रही हैं कि 145 जो है लोग जो है वो संसद से बाहर थे, और उसके बाद जो है उनका उसी में हुआ ना ये, जिसमें कि बिल्कुल। मास स्केल। हाँ, तब तो आप उस अर्जेंसी को नहीं समझ रहे। दूसरी बात ये भी है, सुप्रीम कोर्ट ने को जो हलफनामा सरकार ने दिया है उसमें उसने, मतलब बेशर्मी शब्द है कि नहीं ठीक मालूम नहीं, लेकिन वो कह रही है क्या कि जुडिशियल मेंबर रहने से ही इम्पार्शियलिटी होती नहीं है। नहीं, आप बेशर्मी वाला शब्द यूज करिए, क्योंकि बहुत बेशर्मी से उन्होंने इसमें लिख दिया है कि अगर आप हाँ संवैधानिक पद पर हैं तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये बात उन्होंने हाँ लिखी हाँ, है। कहा क्या कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो है उसमें वो इलेक्शन कमीशन में जुडिशियल लोग नहीं रहा है, उसके बाद में इम्पार्शियल रहा है। तो इम्पार्शियलिटी को आप जुडिशियल के मतलब कहने का है कि आपके हो जाने से इम्पार्शियलिटी नहीं होती है। ये चैलेंज कर रहा है कोर्ट को डायरेक्ट, बिल्कुल। लेकिन उस पर भी उन्होंने नहीं किया। तो मुझको लग रहा है कि संजीव खन्ना के जजमेंट को हम वैसे ही जजमेंट कर ले सकते हैं जो जजमेंट लगातार जो है जस्टिस सब संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता का जो बेंच है, उसने जो जज आज मतलब स्टे लगाने से जो मना किया, उसमें मैं वही देखता हूं कि जो वो लगातार अभी तक सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो काम करता रहा है वही सुप्रीम कोर्ट ने किया है।
अनिल जी, अब इसका कोई फायदा है जब करोड़ों लोगों को ये मैसेज चला गया, केवल भारत में ही नहीं बल्कि देश के बाहर के नागरिकों को भी ये मैसेज पहुंचा है, तो अब जब 5 दिन बाद या 6 दिन बाद इस पर संज्ञान ले रहा है इलेक्शन कमीशन, तो इसका क्या फायदा है? क्या वो केवल खाली निष्पक्षता का दिखावा करने के लिए उसने ये आज इस मैसेज पर रोक लगा दी है? मैसेज तो देखिए ये सबको पहुंच ही गया। मैसेज, देखिए ये एकदम वही है कि उसके बाद मतलब कि इफेक्टिवली आप उनको कुछ नहीं करना है उनके खिलाफ। और मैं इस मतलब आपको इसमें तो ये जो विकसित भारत वाला है उसमें तो करोड़ों लोगों को दे दिया। पनिशमेंट होना चाहिए ना कि जो मतलब आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने के बाद वो मैसेज कैसे जा रहा था। तो बाकी के बारे में तो बहुत ये क्या कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आपने देखा होगा कितना भौएं उनकी तनी हुई थी, लेकिन दूसरे के बारे में तो कुछ नहीं। ये किस पर एक्शन लिया? अरे कैसे कर देगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और आपको पता है कि ये जो चल रहा है कॉन्क्लेव सब चैनल्स पे, ये कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड है? और उसमें एकदम अनवेरिफाइड एंड टॉल क्लेम्स, झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। सारा कुछ मतलब जितना बकवास है। और मैं आपको बताऊं कि उसके बाद से मैं देख रहा, मैंने बकायदा हिस्ट्री सर्च किया, जितनी योजनाएं हैं सबके नाम बदल करके किया। और उसका बोलता है अभी तक कुछ नहीं हो रहा था गरीबों के लिए। अरे गरीबी हटाओ का नारा 70s में दिया था इंदिरा गांधी ने। तो ये जो सारा कुछ उन्होंने कहा है ये सब सिर्फ दिखावे का है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से उनके है। अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राहुल गांधी की और सारे लोगों की, उसमें इनकम टैक्स उसका डिपार्टमेंट ने उनका फ्रीज कर लिया है और सारा अकाउंट, सॉरी वो चुनाव में जा रहा है। और इनकम टैक्स का मामला एक सिविल प्रोसीजर है, ठीक है, वो 2 महीने के बाद तुम अपना सेटल करो। लेकिन इलेक्शन के समय में बहुत ईमानदार बन गया है ये आईटी डिपार्टमेंट, और सबसे करप्ट डिपार्टमेंट है हिंदुस्तान का। और वो जो है सबको पता है, हम लोग तो बचपन से देखते आए हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को और उनके लोगों को। तो वो जो है डिपार्टमेंट एकाएक बन गया, वो कांग्रेस को ही ये कर रहा है। दूसरा है क्या कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट भी चुप है। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा इस्तेमाल कर रहा है, जब इलीगल मनी आपने कलेक्ट किया है तो सीज करो ना। सबका पैसा। जब देखिए पीएमएलए में तय भी मतलब सिद्ध भी नहीं होता है, उसके पहले वो संपत्ति आपका सीज कर सकते हैं। अब देख रहे हैं ना, मतलब कोर्ट में केस चालू है, उसने मुकदमा दायर किया, लेकिन संपत्ति आप पहले सीज कर सकते हैं। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड में तो हो गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इलीगल मनी था। इलीगल मनी है, तुरंत रोक लगाओ जो भी है। मतलब उसमें अपोजिशन पार्टीज भी हैं। कहीं देखिए रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं ये, लेकिन इनके भी हाथ जो है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जबकि संसद का इस्तेमाल, उसकी मेजोरिटी का इस्तेमाल एक बकायदा जजमेंट में दिया हुआ है। पहले भी तो सीबीआई के केसेस में जजमेंट दिया हुआ था कि उसको कैसे ट्रांसपेरेंट बनाना है, और उसमें जो है चीफ जस्टिस और इसको सीबीआई के अपॉइंटमेंट में डायरेक्टर में है ना, तो उसको माना ना पहले की गवर्नमेंट ने, लेकिन इस गवर्नमेंट ने नहीं माना। ये फर्क नहीं समझ में आ रहा है उनको। तो ये देखिए, मैं आपको कहूंगा कि सब जो है अपना हाथ बचा, वो एकदम मैं आपसे सहमत हूं, सब अपना देह बचाने के चक्कर में है। लेकिन पता नहीं है कि देह बचने की गुंजाइश बहुत कम है ये इलेक्शंस के बाद, और ये देह बचा नहीं पाएंगे। आपके सामने में आपका ये कर, आप देखिए कि यही कॉलेज, आप जरा हिस्ट्री ले लीजिए। ये कॉलेजियम, ये बात हुई जुडिशियल अपॉइंटमेंट की, जुडिशियल कमीशन की। पहले तो गवर्नमेंट ही अपॉइंटमेंट करती थी ना जजेज की, उसके बाद सरकार ने ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम बनाया, माना उसको चेंज तो नहीं किया। फिर उसके बाद ये जुडिशियल कमीशन लाया, उनको करना पड़ा, इसको रोकना पड़ा। लेकिन आप जब ये कर सकते हैं तो आपको यही, जैसे आप इंस्टीट्यूशन है उसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसका इंडिपेंडेंस। और उसमें बोला हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल।
बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट जो है, उन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप जब इतना इंपॉर्टेंट इसको समझ रहे हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास प्रोसीडियर पर आप देखेंगे, आप प्रोसीडियर में भी पूछा है, उसका जवाब नहीं दे पाई है। उसने पूछा कि 5 लोगों का नाम आपने तय किया था, एक जब अपॉइंटमेंट था, और फिर सिर्फ एक नाम बढ़ाया और 2 लोगों का अपॉइंटमेंट 6 की लिस्ट से कर दिया। जब आप 5 लोगों का नाम लेते हैं एक के लिए, तो फिर आपको कायदे से जब 2 की जरूरत है तो 10 नाम आपको करना चाहिए था रिकमेंड। तो आपने 10 नाम नहीं लिए, 6 नाम में 2 बना दिए। तो ये कैसे पूछा? 2 आवर्स में आप कह रहे हैं। तो ये सारे सवाल आपको उठ रहे हैं, तो इसका जवाब भी आपको चाहिए ना। और वो जवाब, अच्छा वो प्रोसीजर, उसमें उन्होंने कहा मेरे सामने बिल्कुल, प्रोसीजर बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। प्रोसीजर जब नहीं, लेकिन सामने है, आप हाँ, देख रहे हैं, तो आप कम से कम ये कर सकते थे। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वो आदमी जो बहाल किया गया है, अगर वो गलत, वो सही है गलत, सही आदमी अगर गलत प्रोसीडियर से, या जो प्रोसीडियर स्टैंडर्ड प्रोसीडियर है उससे अगर नहीं किया गया, तो उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल होना चाहिए ना। हमको अगर राष्ट्रपति बना दे कोई, और हम तो कोई, हमारे पास कोई ये नहीं है, लेकिन पूछेगा ना भाई कि क्यों इसको बनाया। हुँ। तो आखिरकार मतलब ये कोई, ये तर्क नहीं है। मतलब ये एकदम, मैं एकदम सहमत नहीं हूँ गिरीश जी से ओके, कि माफ करिएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अरे वो हम बहुत ईमानदार आदमी है, वो हम इसको कहा कर, उन लोगों ने कहा भी नहीं किसी ने कि इनका, वो जो कहा बाकी उसको जाने दीजिए, लेकिन ये इशू नहीं है।